let us start with the session. Acid attack, the very word brings in images of pain, horror, and fear. However, ma'am, you have no idea how contented I am today to have a superwoman like you who has not only fought through this painful journey on her own, but is also helping other helpless Indian women to fight through this. Ma'am, I'm personally a big fan of yours, and I'm sure everybody in this meeting is waiting to get an insight into your tremendous journey. मैम हमें आपके बारे में जितना कुछ भी पता है वो या तो न्यूज़ क्लिपिंग्स या चैनल से पता है. इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू प्लीज गिव अस इंसाइट इनटू योर पर्सनल स्टोरी. आपके साथ ये घटना कब घटी थी जिस कारणवश आज आप इस बड़े कैंपेन से जुड़े हो. ऑल्सो यूजुअली इन दीज एसिड अटैक केसेस हम यूजुअली अपने परपेट्रेटर को जानते हैं कि क्या आप भी उस इंसान को जानते थे जिसने आपके साथ ऐसा किया. अपने समाज में एक बहुत अलग प्रकार का परिवर्तन लाया है. हमें आपके इस कैंपेन के बारे में बताइए. हमें आप बताइए आप कब से जुड़े हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग टू अंडरस्टैंड द एजेंडा ऑफ द ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क. ओवर टू यू. थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू लोपा कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा. अब उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करके कि मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि एसिड अटैक होता क्या है. बहुत से लोग जानते हैं कि एसिड अटैक किसी ने किसी के ऊपर एसिड डाल दिया और उसका चेहरा जल गया, ये एक एसिड अटैक होता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो जैसे अगर मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ कि 2009 में 2007 में मैंने MBA ज्वाइन किया था और 2009 मेरा फाइनल सेमेस्टर था. और एक दिन मैं शाम को 6 बजे, उसी टाइम पर मैं जॉब भी करती थी एज अ स्टूडेंट काउंसलर, और मैं उस टाइम हरियाणा पानीपत में थी. तो मैं शाम को 6 बजे घर के लिए निकल रही थी. जैसे ही मैं स्टेयर्स क्रॉस कर रही थी तो मैंने दूर से देखा कि कोई लड़का मुंह पर रुमाल बांधकर खड़ा है. तो उससे पहले मैंने कभी एसिड अटैक के बारे में सुना नहीं था. मतलब जैसे कि कोई न्यूज आती हो, क्योंकि ये सब लक्ष्मी के बाद हुआ. 2013 में अवेयरनेस आई. 2009 में ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं सुना था, ना कभी किसी सर्वाइवर से मिली थी. एक आम लड़की की तरह बस मेरे भी कुछ सपने थे कि एक अच्छा सा करियर हो, और आई वॉज सो गुड लुकिंग उस टाइम पर. इवन मैं आज भी अपने आप को अच्छा मानती हूँ. ठीक है. तो बट उस टाइम नजरिया कुछ और था जिंदगी को देखने का, और आज नजरिया कुछ और है जिंदगी को देखने का. तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरी आज सोच है, काश वो मेरी उस टाइम सोच होती तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता. पर एक चीज मैं एकदम ठीक थी बिल्कुल, और सोच अगर मेरी उस टाइम आज जैसी होती, जैसे आज मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हूँ, सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही हूँ, चाइल्ड अब्यूज के लिए काम कर रही हूँ, बट उस टाइम वो सब नहीं था. उस टाइम एक कॉमन लड़की के लिए सिर्फ अपने अपने लिए सोचती थी. एज भी ज्यादा नहीं थी. तो मैं उतर रही थी सीढ़ियों पर से, और मैंने दूर से देखा कोई लड़का रुमाल बांधकर खड़ा है. और क्योंकि मुझे भी रोड क्रॉस करना था तो मैं उसके बिल्कुल पास जाके खड़ी हो गई. तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे लगा कोई पॉल्यूशन के लिए बांधा हुआ है. जैसे ही उसकी तरफ देखा, अचानक से मेरे चेहरे पर उसने कुछ डाल दिया. एक सेकंड को मुझे लगा कि, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसलर थी, इतने सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिलेट करते थे और मेरे हम उम्र थे स्टूडेंट्स ज्यादातर. तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया पानी पर. दूसरे ही सेकंड मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये एसिड है. मुझे नहीं पता कैसे मेरे दिमाग में वो अलार्म हुआ कि ये एसिड है, उसका चिकनापन, उसकी बर्निंग सेंसेशन. बट प्रज्ञा, आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ देम कि, मतलब ऑल ऑफ यू, कि वो जो एक चीज थी ना, कि वो शॉक जो था जब वो एसिड मेरे मुंह पर डला, और उसके बाद मैं बहुत तेज तेज चीख रही थी. मुझे नहीं लगा कि मुझे उस लड़के को पकड़ना चाहिए जिसने मुझ पर डाला. मुझे लगा मुझे खुद को बचाना चाहिए. मुझे लगा उसको तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, मैं चीख रही हूँ तो. पर मुझे नहीं पता था कि कोई भी आगे नहीं आता है एक्चुअल में. तो मैं बहुत तेज तेज चीख रही थी. कोई भागता हुआ आया, और फिर मैं वापस ऑफिस की तरफ भागी, और मैं बीच में बैठ गई. तब तक ये हो रहा था कि मेरी आंखों में भी एसिड जा चुका था, क्योंकि भरा हुआ ग्लास एकदम डला था मेरे ऊपर. मैंने हाई हील्स पहनी हुई थी, वो उतारी. जिस तरह मैं बैठ के बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, पर किसी के अंदर भी उतना दिमाग नहीं आया, या कोई उतना अवेयर नहीं था कि इस पर पानी डालना है. क्योंकि जैसे हमारा हाथ किचन में जल जाता है या कुछ भी होता है तो हमें पता होता है कि हमें फटाफट पानी से धोना है. लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर. मैं शॉक में थी, और किसी और का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था. तो आज का हमारा पर्पस ये भी है कि मैं लोगों को बताना चाहूंगी, बाद में हम उस चीज पर भी आएंगे, बट क्योंकि मैं भी अपनी स्टोरी बता रही हूँ,
तो कोई नहीं आया। मैं सोचती हूँ उसकी 2 वजह हैं, एक तो उनको पता नहीं था करना क्या है, एक वो मेरी चीखें इतनी हॉरिबल थी कि मतलब आज मैं अगर खुद उन चीखों के बारे में सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है, मतलब मेरे ना गूज बम्प्स हो जाते हैं कि मैं ऐसे चीख सकती हूँ कभी जिंदगी में। तो मैं उस तरह से चीख रही थी और मैं बीच ग्राउंड में बैठी हुई थी। कोई बहुत देर के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है और फिर जाकर पता लगता है कि इसमें तो सबसे पहले पानी डालना चाहिए था। और जब वो पानी भी डाला जाता है, मेरे सारे कपड़े काट कर उतारे जाते हैं, मेरा ऑर्नामेंट्स वगैरह सब रिंग्स वगैरह काट के उतारी गई वहां पर। और बिल्कुल कपड़े उतार दिए गए, मैं न्यूड थी उस टाइम पर इमरजेंसी रूम में, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है। और बस उन्होंने मुझे कहा कि हम पानी डालेंगे और पानी तुम्हें चुभेगा। वो पानी की एक बूंद मुझे सुई की तरह चुभ रही थी, ठीक है, लेकिन मैं रो नहीं रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मुझे मुझे उस टाइम पर ये था कि क्यों हुआ आखिर मेरे साथ, मतलब किसने किया ये, क्यों हुआ, मतलब मैं वो रीजन समझना चाह रही थी, मैं शॉक में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हमने सुना है ना कि हमारे हाथ में मिट्टी हम भर लें और वो धीरे धीरे फिसलती रहती है हाथ से, वो रेत फिसलता रहता है हमारे हाथ से, तो मुझे लग रहा था जिंदगी इस तरह से फिसल रही है मेरे हाथ से। मतलब और कुछ नहीं समझ, वहां पर डॉक्टर ने बोला कि इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, इसे एम्स लेकर जाओ। तुरंत मेरी फैमिली को फोन किया गया, मुझे रोहतक ले गया, मुझे फिर दिल्ली लाया गया, फिर मैं एक बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पर मुझे लेकर जाया जाता जो 10 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं तभी, कि हम इसको तब एडमिट करेंगे जब 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक मिडिल क्लास लड़की की फैमिली को 10 लाख अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो खैर क्योंकि मुझे बचाना था मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने हाँ करी और जैसे तैसे करके पैसे जमा किए और मुझे ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। तो वहां भी यही था कि पानी से धोया गया और फिर ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ मुझे। उसके बाद काम नहीं कर रहा था दिमाग की, एक साथ कई सारे स्ट्रगल थे जो सोचे नहीं। काम लड़की है जो कॉलेज जाती है, स्टूडेंट्स के बीच में है, जो बहुत फैशनेबल है, उसे तरह तरह के फैशन करना पसंद है, कभी ये कभी वो, मतलब उन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। क्या पुलिस केस होता है, पुलिस क्या करती है, क्या राइट्स हैं एक लड़की के, कुछ नहीं पता था। तो सब कुछ अपनी लड़ाई से सीखा, मैं कहूंगी कि मैंने सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि 2009 में कोई और हेल्प करने के लिए नहीं था। तो मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं किया मेरी, एक्सेप्ट माय फैमिली। वो भी मैं कहूंगी कि इमोशनली मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा आगे पढ़ने का डिसीजन उतना अच्छा नहीं है, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ, बट मुझे था कि मुझे पढ़ना है। तो उनको लगता था कि ये सब वजह हुई एसिड अटैक होने की। तो पर फाइनेंशियली वो मेरे साथ थे, मतलब मैं इस चीज के लिए फॉर्चुनेट मानती हूँ कि एटलीस्ट मैं इस तरह की फैमिली से थी कि वो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस कर सकते थे। तो एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाता है और फिर पुलिस आती है मेरे पास। पुलिस मुझसे पूछती है, तो मुझे नहीं पता होता कि उस टाइम एफआईआर इतनी जरूरी होती है। मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये किसने किया है मेरे साथ, क्योंकि मेरा नेचर था कि मैं बड़ी बोल्ड सी लड़की थी कि किसी को भी कुछ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी बोलो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी तो ऐसे कितने लोगों से बात हुई होगी, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने पुलिस को बोला मुझे नहीं पता, पर ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस में से ही कोई होगा, क्योंकि ऑफिस से अलग मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ठीक है, इतना बताया और पुलिस चली गई। अब ये जान के हैरानी होगी आगे कि उसके बाद 4 साल तक पुलिस मेरे पास कभी नहीं आई। 4 साल तक पुलिस मेरे पास कभी नहीं आई और मैं दिल्ली में हूँ। मैं कभी बात करने की कोशिश करती थी तो मुझे ही धमका दिया जाता था, मुझे नहीं पता था क्या करना था। अब एक वो टाइम भी आया कि मुझे आईसीयू से अब नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया। मेरा डॉक्टर से सवाल था कि मतलब हमने क्योंकि मूवीज देखी है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो ये होता है वो होता है। तो मेरा सवाल था कि प्रज्ञा, इन बिटवीन में ये पूछना चाहूंगी कि मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ तो मुझे आप रोक सकते हो बीच में कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट बी कंफर्टेबल। ये सुनना जानना जरूरी है क्योंकि शायद हमारी भी कभी ये बात नहीं हुई है कभी भी इस चीज के रिगार्डिंग। सो आई एम ऑल्सो, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं ये सुन रही हूँ और मुझे लगा सबको ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल था डॉक्टर से कि डॉक्टर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी। तो उस टाइम पर डॉक्टर ने कहा कि अभी तो ये सवाल पूछो भी मत। और मेरे घर वाले मुझे तसल्ली देते थे 15-20 दिन में। तो मैं बोलती थी कि 15-20 दिन में कैसे काटूंगी हॉस्पिटल में, मतलब इतना जला हुआ चेहरे के साथ मैं नहीं काट सकती हूँ। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे बोला अभी तुम 1-1.5 साल तक ये सवाल मत पूछो। तो मैं हैरान थी कि 1-1.5 साल, मतलब मैं 15-20 दिन की बात कर रही हूँ। मैंने कहा डॉक्टर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
मतलब मुझे आप क्यों हर्ट कर रहे हैं? बट वो अपनी जगह सही थी, वो मुझे झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते थे। और आज देखो प्रज्ञा 12 साल हो चुके हैं, ये भी कट गए हैं। मतलब वो 1 साल में काटने को तैयार नहीं थी, पर आज 12 साल भी कट गए हैं। बट इट वाज़ सो पेनफुल मैं कहूँगी कि मतलब हम नहीं एनालाइज कर पाते कि मुझे फिजिकली पेन ज्यादा है या मेंटली पेन ज्यादा है। मेंटली पेन मैं कहूंगी, फिजिकल पेन तो दिखता है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता कि अगर हम फिजिकल कहीं पर ये मीटिंग कर रहे होते तो मैं अपनी फोटोग्राफ्स दिखाती कि क्या थी उस टाइम सिचुएशन, कि आंख में भरकर एसिड गया है, मेरी कंडीशन क्या है, और अपनी आइडेंटिटी खो देना कितना बड़ा दुख होता है। वो मैंने तब जाना जब मेरे ब्रदर ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या तुम शीशा देखना चाहोगी? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर कहते हैं कि तुम इतना क्यों डर रही हो, क्या पता सर्जरी के बाद तुम्हारा और अच्छा चेहरा हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे और चेहरा नहीं चाहिए, मुझे मेरा चेहरा चाहिए। तो मतलब जैसे हम बचपन में सोचते हैं ना कि मुझे इस फिल्म स्टार की तरह दिखना है, इस फिल्म स्टार की तरह दिखना है, पर उस दिन मुझे किसी की तरह नहीं दिखना था। उस दिन बस मुझे मेरी तरह दिखना था। मतलब मेरा था कि नहीं, मुझे मेरी ही तरह दिखना है। तो मैंने जाना कि वो आइडेंटिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ। तो फिर ये मैं हर बार बड़ी होप से डॉक्टर के पास जाती थी कि डॉक्टर अब सर्जरी कर सकते हैं, एक लाइफ सेविंग सर्जरी के बाद। और डॉक्टर भी काफी अच्छे थे कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में वो बता रहे थे कि देखो हम सिर्फ सर्जरी कर रहे हैं तुम्हारे घाव भरने के लिए, कुछ मत सोचना, कुछ उम्मीद मत करना अभी, है ना। बट दिल में था कि मैंने कहा कि फिर साइंस ने क्या डेवलपमेंट किया है, मेरा सवाल था उनसे। तो कहते हैं कि ये तुम फिल्मों में देखती हो, साइंस ने यही डेवलपमेंट की है कि हम तुम्हारे घाव भर सकते हैं। मेरे डॉक्टर बहुत स्ट्रेट बात करते थे। तो बट मुझे बुरा लगता था उस टाइम पर मुझे आज लगता है कि अच्छी बात उन्होंने मुझे झूठी होप नहीं दी थी। फिर उसके बाद हाँ, जब मैं ये एक सर्जरी हो गई और इतने बड़े हॉस्पिटल में से के बाद मुझे छोटे मोटे हॉस्पिटल में ड्रेसिंग वगैरह के लिए ले जाया जाता था, क्योंकि उतने बड़े हॉस्पिटल में तो मैं हमेशा ट्रीटमेंट नहीं ले सकती हूँ, सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए, एडवाइस के लिए जाती थी। तो हर बार इतनी उम्मीद से जाती थी, इतनी दुआएं करती थी कि काश डॉक्टर बोले अब हम तुम्हारी सर्जरी कर सकते हैं, अब चेहरा ठीक हो जाएगा। पर मैं जब जाती थी तो डॉक्टर ने कहा कि अब चेहरा खराब होना शुरू होगा। मतलब वो वर्ड इतने शॉकिंग थे कि अब उन्होंने कहा कि जो अब तुम्हारा चेहरा श्रिंक होना शुरू होगा, इधर उधर फीचर्स खराब होने शुरू होंगे। तो मैंने कहा कि कहते हैं फिर, और मैंने सच में देखा कि विद इन 8 वीक्स मेरे लिप मेरे नोज के पास थे। मतलब चेहरा उल्टा सीधा हो चुका था पूरा। और फिर मैं डॉक्टर के पास फिर जाती थी, वो कहते थे स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक भी वो खराब हो रहा है, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक हम कोई सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई स्कोप नहीं होगा। तो ये अब मैं यहाँ पर अपने इलाज की स्टोरी को यहीं पे रोकती हूँ कि वो फिर सर्जरीज होती रही, 2.5 साल बाद वो एक स्टेबिलिटी आई चेहरे में, और फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्टार्ट हुई जो आज तक भी हो रही हैं। मतलब ये चेहरा मैं कहूंगी मेरी बहुत सारी 25-30 सर्जरीज के बाद है, शायद वो भी कम बता रही हूँ, तो मैं खुद याद नहीं रहा कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, कितनी बार ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी हूँ। लेकिन प्रज्ञा आज भी जब ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ वही दुख होता है, वही एसिड अटैक याद आता है, क्योंकि उस एसिड अटैक ने एक छाप छोड़ी है मेरे चेहरे पर। किसी ने छीना है, मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी, किसी ने छीना है मुझसे वो। तो जब भी आईने में देखती हूँ तो वो एक छाप दिखती है मुझे। मुझे मेरा मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी एक आंख बच गई है। बहुत सारे लोगों की वो भी चली जाती है, तो मैं अल्लाह की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक आंख से देख सकती हूँ। बट साथ में वो दुख भी है जो मैंने खोया है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। पर मैं एक चीज समझ चुकी हूँ, जो बचा है उसे मुझे संजो के रखना है ना, उसको नहीं खोना है मुझे, क्योंकि वर्स्ट चीज हो चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीजें मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड रही। अब लोपा का सवाल क्या था, अब मुझे लोपा बताए तो मैं आगे बात करूं। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का एजेंडा क्या है? आपके कैंपेन के बारे में कुछ बताइए। वो किन औरतों की हेल्प करते हैं, कैसी हेल्प करते हैं? तो लोपा जब 2000 मतलब इस 2009 के बाद 2013 तक मैं घर में थी। मैं डिप्रेशन ये वो सब कुछ चल रहा था, कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, बैल्कनी, छत, मोहल्ला, बाहर जाना अवॉइड था, सिर्फ घर और हॉस्पिटल, 2 चीजें थी मेरी जिंदगी में। और पुलिस केस तो पुलिस आई नहीं थी कभी, कुछ अपडेट था ही नहीं। तो मैं सोचती थी मेरी जिंदगी में अब शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे कभी खुशी दे सकती है।
एकदम निराश हो जाना जिंदगी से, ऐसा था। बट फिर 2013 में मैं स्टॉप एसिड अटैक से जुड़ी। मेरे पास कॉल आता है, उनको मेरा सा कहीं से कांटेक्ट नंबर मिलता है, मैं जाती हूँ और मैं वहाँ और सर्वाइवर्स को भी देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये और लड़कियों के साथ भी हुआ, तब मैंने जाना कि ये और लड़कियों के साथ भी हुआ है। तो एक बार सोनाली मुखर्जी का काफी फेमस केस था, तो जब वो कौन बनेगा करोड़पति में आई थी, तो जब मैंने उसको देखा मैं लिटरली रोने लग गई थी कि ये और के साथ भी हुआ है, क्योंकि मुझे तो तब तक पता ही नहीं था। फिर मैं स्टॉप एसिड अटैक के साथ जुड़ी, फिर मैं मेक लव नॉट स्कार्स के साथ जुड़ी, फिर दिल्ली वुमेन कमीशन, HRN, इस तरह जर्नी होती गई। मीर फाउंडेशन, पटौदी ट्रस्ट, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। तो अब एजेंडा मुझे कहाँ से मिला? मैंने देखा 2013 में अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए थे मेरे कि मुझे पैसा चाहिए था। अब पैसा चाहिए था इन द सेंस कि मुझे मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी आंख तभी बची रहेगी ये जब तक तुम इसको ट्रीटमेंट देते रहोगे। हजारों रुपए महीना की मेरी आई मेडिसिन थी। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे दूसरे पे बोझ नहीं बनना है, मुझे कुछ जॉब सर्च करनी है। तो ऐसे करते करते मैं कुछ काम करने, जिससे मुझे पता लगा कि स्टॉप एसिड अटैक के साथ जुड़ी, तो वहां पर कुछ सर्वाइवर्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए देखी। मेक लव नॉट स्कार्स के साथ जुड़ी, उनके साथ एज वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया। तो कुछ एसिड अटैक हुआ था मेरठ में, करीब 6-7 लोग थे। तो वहां पर मैंने उनके ट्रीटमेंट के लिए, हमने मतलब बड़े हॉस्पिटल में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिलाया। वो पहला केस था इंडिया में जब उनको पूरे के पूरे परिवार को जो 50 लाख का खर्चा होना था उनका हमने फ्री में कराया। तो मतलब उसके बाद जो एक सेटिस्फेक्शन दिल को मिली ना, मतलब एक मकसद सा मिल गया जिंदगी का कि अब इस राह पर आगे चलना है, कि एक ये चीज है जो मेरे दिल को खुशी दे रही है। मतलब वो बहुत सालों बाद कुछ मन में एक हुआ कि अब ये चीज है जो मेरे दिल को खुशी दे रही है। तो मैं कहूंगी कि ह्यूमन राइट्स का एजेंडा यही है जहां मैं काम करती हूँ, कि जितने भी सर्वाइवर्स हों उनकी फर्स्ट डे से लेकर जब उनको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जब उनकी FIR लॉन्च होती है, उनकी फैमिली की काउंसलिंग करना, उनको कॉम्पनसेशन दिलाना, उनका ट्रायल में हेल्प करना, ये सारी चीजें, और उनको रिहैबिलिटेट करना, ये सारी चीजें मैं देखूं, ताकि जो रिलीफ जो भी मेरी तरफ से उनको मिल सकता है उसके लिए मैं काम करूं। तो मैं सिर्फ लिटिगेशन में नहीं, मतलब और सारे ही पॉइंट्स देखकर चलती हूँ। तो ये एक ह्यूमन राइट्स में, और जितने भी सर्वाइवर्स हो उनका एक नेटवर्क बनाना, क्योंकि अब मेरे पास केसेस ह्यूमन राइट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स को डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं करता, मेरे पास मेरे नाम के थ्रू केसेस आते हैं कि आप वहां पर शाहीन को कॉल कर लो, और मैं सबको बोलती हूँ मेरा नंबर दे दो, आराम से कोई भी मुझे कॉल करे। तो ये नेटवर्किंग बन गई है कि अब लोग जानते हैं और वो डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। और हम इस तरह से कि मैं अगर कहीं से अगर फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है वहां से, कोर्ट से, ये मीर फाउंडेशन है, पटौदी ट्रस्ट है, और ये ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, इन सबको मतलब मिलाकर कहूंगी कि उनका हम A to Z सारा देखते हैं। तो एक ही एजेंडा है। सेकेंड एजेंडा है कि एसिड पर रोक लगाई जा सके, कि क्योंकि हम रिहैबिलिटेशन इन सब पर तो ध्यान दे रहे हैं पर प्रिवेंशन पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि 2018 में मैंने एक, सॉरी 2019 में मैंने एक PIL दिल्ली हाईकोर्ट में भी फाइल करी, जिसमें एसिड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताई गई हैं, और क्यों एसिड बैन होना चाहिए ये भी मैंने उसमें रिक्वेस्ट करा है। तो बट अभी क्योंकि पेंडेमिक हो गया तो उसकी हियरिंग्स इतनी फिर हुई नहीं है। Ma'am, we're really proud of having someone like you in our society. So, moving on to my second question, I believe even though the country has been actively working towards spreading awareness concerning this issue, the common citizens are still not acquainted enough to adequately act as a reflex to a sudden acid attack that may happen in the middle of the road. हालांकि आज हम सब एसिड अटैक औरतों की कहानियों से वाकिफ है, खाली में इस चीज पे मूवी भी बनी थी, फिल्म भी बनती आ रही है, पर आज भी मेरा मानना है कि सही समय पे एसिड अटैक के दौरान हमें क्या करना चाहिए, इस चीज से हम आज भी वाकिफ नहीं है। हमें ये नहीं पता कि क्या हमें अस्पताल पहुंचना चाहिए या पहले पुलिस कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। ऑल्सो रिफ्लेक्स में मेडिकल प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, जैसे आपने कहा पानी डालना से लोग वाकिफ नहीं थे, तो आप इस चीज पे हमें कुछ बताइए कि उस दौरान रिफ्लेक्स हमारा क्या होना चाहिए जब भी ऐसा कुछ हम देखें, ऐसे कुछ एनकाउंटर करें। लोपा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि सब लोग जितना इस बारे में अवेयर हो सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं उतनी फैलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर सही टाइम पर मुझ पर पानी डाला जाता तो शायद मेरी भी एक आंख बच जाती।
तो सबसे पहले जब किसी के साथ भी अगर आप देखो कि इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, कोई तेजाब से हमला करता है, तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट है कि उस पर पानी डालो, और वो रनिंग वाटर होना चाहिए। एटलीस्ट आप डालते रहो, मतलब अगर हो सके सिर्फ प्लेन वाटर डालना है, साफ पानी होना चाहिए, ठंडा गर्म नहीं, प्लेन वाटर डालना है, और रनिंग वाटर होना चाहिए। हो सके 20 मिनट 30 मिनट तक आप डालते रहो। मीनवाइल आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, मतलब कुछ चीजें जो साथ साथ करनी है। आप पानी डालते रहो, पुलिस को कॉल करो जब तक पुलिस आए, और उसके जो ऑर्नामेंट्स हैं और उसके जो कपड़ा, सपोज अगर गले पे एसिड है तो उसका दुपट्टा हटा दिया जाए, उसके ऑर्नामेंट हटा दिया जाए, क्योंकि वो चिपक जाएंगे फिर स्किन में आ जाएंगे, तो इसलिए वो तुरंत हटा दिए जाए उसके कपड़े वगैरह, और उसको तुरंत ही किसी के पास के हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो वहां पर जब ले जाया जाएगा उसको, तो उसके वहां पर एमएलसी होगी, और वो भी हॉस्पिटल वाले भी पुलिस को बुला लेंगे। और इसी के लिए अभी दिल्ली वुमेन कमीशन को भी 181 पर कॉल करके भी इन्फॉर्म किया जाता है, 100 नंबर की पुलिस पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट ये दोनों प्रोसीजर साथ होंगे, मतलब आप वेट नहीं करेंगे, पानी डालते रहना है, उनके ऑर्नामेंट्स हटा देने हैं बिल्कुल, और उनको इमीडिएटली किसी पास के हॉस्पिटल में लेके जाना, और मीनवाइल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना है। तो ये सब, मतलब ये सबसे जरूरी है करना। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत सरकार ने ये घोषणा की है कि सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी किसी एसिड अटैक पीड़ित विक्टिम का इलाज हमेशा डॉक्टर के द्वारा मुफ्त में किया जाना चाहिए। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो हर दूसरे दिन नए गाइडलाइंस डिक्लेयर करता ही रहता है, बट शाहीन जी, ऐसा कभी हुआ है कि किसी डॉक्टर ने फीस ना भरने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने से मना कर दिया हो, और ऐसे केसेस में हमें कहाँ जाने चाहिए? Can you give us an insight into the groundwork application of the guidelines that are laid down by the Supreme Court concerning acid attack? इट्स अ रियली अ गुड क्वेश्चन, और मेरे पास इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट, हमारा देश ऐसा है कि ऑर्डर्स हमारे हो जाते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर जीरो होती है या बहुत कम होती है। तो अगर मैं एसिड अटैक के बारे में बात करूंगी तो इसमें यह है कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर हम किसी भी सर्वाइवर को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो खुद जाए, पहली बात तो उसे ट्रीटमेंट देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बिजनेस बन गया है। जहां पर वो एक विक्टिम से 20 लाख 30 लाख कमा सकते हैं, तो वो फ्री ट्रीटमेंट क्यों देंगे? और दूसरी बात, अगर इवन मुझ जैसी लड़की भी और वकील के साथ भी अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो भी हमें फाइट करनी पड़ती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि आप इसको एडमिट करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर आप एडमिट नहीं करेंगे तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, और हम कोर्ट गए भी हैं और कोर्ट से हमें रिलीफ मिला भी है। लेकिन मैं हर एक इंडिविजुअल केसेस के लिए भी, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हमें फ्री ट्रीटमेंट मिले। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, तो कोई भी फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए राजी नहीं है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल। आप फोर्स करें, कोर्ट वोर्ट की धमकी दे, कोर्ट से ऑर्डर ले आए, तब तो ठीक है, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। अगर आज मैं भी किसी हॉस्पिटल के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मुझे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करानी, कि मेरे लिप थोड़े से और बेटर हो जाए, वो कहेंगे नहीं नहीं, उन्हें बस हो चुकी है, अगर उन्हें पता है मैं फ्री की पेशेंट हूँ। लेकिन अगर मैं पे करके जाऊंगी तो वो बोलेंगे हम इसमें और थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि सेंसिटाइज करने की सबको जरूरत है, पुलिस अथॉरिटी को, डॉक्टर्स को, इवन हमारी जुडिशरी को भी, हमारे लॉयर्स को भी, हमारी सोसाइटी को भी, इन सबको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। क्योंकि अपना अपना रोल अगर सब हर कोई अपना अपना रोल अगर सही तरीके से करेगा तो इजी हो जाएगा। तो हमें हॉस्पिटल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, सब स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। सफदरजंग जैसा अगर हम बात करें कि एक नेशनल बर्न हॉस्पिटल में भी पूरे इंडिया के पेशेंट तो यहीं पर आएंगे। तो अगर 99% बर्न पेशेंट है उसको तो बेड मिल गया, जो 40% बर्न पेशेंट है वो फ्लोर पर रहेगा। फिर फ्लोर पर रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। वहां पर आपके घर वाले ही आपकी देखभाल करेंगे, तो कितनी सफाई से वो आपकी देखभाल कर लेंगे। एक नर्स की देखभाल करने में और एक आपकी माँ की देखभाल करने में बहुत फर्क होगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स की प्रॉब्लम आती है, फैसिलिटीज की प्रॉब्लम आती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते हैं। तो हम बीच में फंसे हुए हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर बहुत, अब मतलब मैं आपको सच में बताऊं, कई हॉस्पिटल ने तो मेरी एंट्री बंद कर दी है कि उनको लगता है कि ये आ गई है तो अब ये फ्री पेशेंट लेकर आई होगी। मतलब
एंट्री स्पेशली बंद कर दिया, फिर हमें फाइनली कोर्ट जाकर ऑर्डर लाना पड़ता है। तो मतलब उस प्रोसेस में हमें टाइम लग जाता है, ठीक है, कि 2 दिन 5 दिन, मतलब हम अर्जेंट एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे तब भी 2-3 दिन में ऑर्डर कम से कम पास होगा। तो वो 2-3 दिन हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर हम, जैसे मैंने कहा, मीर फाउंडेशन है, पटौदी ट्रस्ट है, मतलब जो फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हेल्प ले लेते हैं। इस तरह से हम चलाते हैं काम। बट मुझे लगता है कि रियली इस पर मतलब मैं इवन आगे सोच भी रही हूँ कि हॉस्पिटल्स को क्लियर किया जाए कि क्या ये स्टेट एक्चुअली है, तो देखो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्टेट क्राइम को रोक नहीं सका है, तो स्टेट फेलियर है इसमें। स्टेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका ट्रीटमेंट भी देखे, आपकी एजुकेशन भी देखे, आपका रिहेबिलिटेशन भी देखे, सब कुछ देखे, पर स्टेट अपने उससे बचता है। हॉस्पिटल को लीज पर जमीन दी हुई है स्टेट ने, मतलब कितना कम पे होती है, 1 रुपया 2 रुपया लीज पे देते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी अपनी बहुत सारी चीजों में दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बिटवीन होगा कि स्टेट और हॉस्पिटल्स दोनों आपस में डिस्कस करें इस चीजों को और ये एक सॉल्यूशन निकाला जाए इस चीज का। बट एज पर रियलिटी अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लड़ना पड़ता है तो हो जाता है। बहुत सारे सर्वाइवर्स वापस आ जाते हैं, बहुत सारे सर्वाइवर्स को हम फंड से इलाज कराते हैं, बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो अपने कॉम्पनसेशन से करते हैं, यही सब चीजें रहती हैं। Thank you so much, ma'am. Very important 2 points we have touched upon. Now that we are talking about compensation, and since the state is somewhere responsible for the crime, talking on about compensation on behalf of the state, हमें मुआवजा के बारे में कुछ बताइए। क्या सरकार ने जैसे गाइडलाइंस में लिखे हैं उस हिसाब से सरकार सही समय पे मुआवजा देती है, और ये जो मुआवजा लिखा है क्या वो सफिशिएंट होता है? बिकॉज सिंस स्टेट इज नॉट रेगुलेटिंग ऑन द सेल ऑफ एसिड, कहीं ना कहीं स्टेट क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड अटैक। सो सिंस एसिड अटैक इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, we have a public prosecutor that is being appointed to the victim. But at the same time, CRPC के रूल के हिसाब से आप personal counsel भी appoint कर सकते हैं. So this becomes a very kind of a legal battle. At the same time, the victim is already going through a medical battle and then fighting through societal stigma. So, ma'am, can you give us an insight कि क्या-क्या forums of grievance redressal cells है, क्या-क्या portals available है for a acid attack victim who has gathered all her hope to pursue her case, जिससे immediate financial help मिल जाए, जिससे immediate legal assistance भी मिल जाए, medical assistance भी मिल जाए, because funds is not an issue for people who are just from the lower strata, because ये जो surgeries है, जैसे कि आपने कहा 10 लाख 20 लाख, so obviously funds is not an issue for just lower strata people. Everybody is going to have a financial crunch in such situations, and I personally believe that in such situations when you're depending on a state, you're depending on your fate. So, ma'am, can you just give us an insight into where can we approach for funds? Any NGO or any state-sponsored organization for funds, for immediate funds concerning this issue? तो लोपा इसमें ये है कि देखो, ऑफ कोर्स तुमने कहा कि मतलब ट्रीटमेंट इतना लंबा होता है कि लाखों रुपए लग जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, क्योंकि जैसे मैं अगर अपनी लेफ्ट आई की बात करूं तो इसका ट्रीटमेंट पूरी जिंदगी चलना है। मतलब डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आप जियोगे आपको इसमें आई ड्रॉप्स डालती रहनी है। मुझे कोई एक रात ऐसी बीतनी नहीं होगी जिसमें मैं जल बिना डाले सो जाऊं आंख में, हमेशा करना है मुझे पूरी जिंदगी। तो खर्चा तो मेरा हमेशा है, ठीक है। कुछ ऐसी भी सर्वाइवर हैं जो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई हैं, ठीक है। अब उनका एक अच्छा करियर हो सकता था, वो एक अच्छी जॉब कर सकती थी, लेकिन फिर भी अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें कंप्लीटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि एसिड को रेगुलेट किया जाएगा, बैन के लिए तो कभी कहा ही नहीं गया है, ठीक है। एसिड को रेगुलेट किया जाएगा। अब रेगुलेशन में एसडीएम के पास आता है कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस के बेच रहा है या बिना जो गाइडलाइंस है, जैसे 18 साल से कम उम्र का बच्चा एसिड नहीं लेगा, 18 साल से ऊपर है उससे फोटो आईडी देना है, आपको रजिस्टर मेंटेन करना है कि कोई भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना है कि कितना एसिड कौन खरीद रहा है, किस रीजन से खरीदना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। वही इस चीज में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी आरटीआईज डाली जिसमें उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर एसिड तो बिक रहा है, अटैक तो हो रहे हैं,
ठीक है, तो एक तो कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट ये हो गया कि उनके पास उनके हिसाब से एसिड नहीं बिक रहा है और एसिड बिक रहा है और एसिड अटैक हो भी रहे हैं। ठीक है, अब और वो कह रहे हैं हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हालांकि 50,000 का फाइन भी है इस पे। अब अगर हम बात करते हैं, फिर आ जाते हैं हम कॉम्पनसेशन पे। तो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में कहा गया कि इसका कॉम्पनसेशन 3 लाख दिया जाएगा, 1 लाख 1 महीने में और बाकी का 2 लाख नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3 लाख इज नथिंग, क्योंकि वो तो एक सर्जरी में चला जाएगा मेरा। पर चलो वहां से बात होनी शुरू हुई, मतलब हमने वहां पे दरवाजा खटखटाया तो किसी ने उसको थोड़ा सा खोला, मैं इतना मानूंगी। ठीक है, तो 3 लाख हुआ। अब उसके बाद 2015 में एक और जजमेंट आता है, परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया 3 लाख इज मिनिमम ऑन मैंडेट। मतलब 3 लाख चाहे आपका 1% बर्न है चाहे 2% बर्न है, आपको 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद स्टेट और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आपका कॉम्पनसेशन किसी भी लिमिट तक दे सकती है, उनके पास ये पावर है, अकॉर्डिंग टू इंजरी वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो अगर वो उस जजमेंट के हिसाब से जाए तो कोई ब्लाइंड है तो उसे 1 करोड़ भी मिल सकता है, 50 लाख भी मिल सकते हैं, सब कोई भी इस जजमेंट को सब नजरअंदाज करके सारी स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो एक कैप लगा देती हैं कि मैक्सिमम कॉम्पनसेशन 8 लाख होगा या 10 लाख होगा, वो भी अब जाकर हो रहा है। तो अब क्या है कि एक कैप लगा दी है हर स्टेट की स्कीम ने कि किसी ने तो 3 लाख को मिनिमम को मैक्सिमम कर दिया है, किसी ने 5 लाख कर दिया है, कोई अभी 1.5 लाख पे अटका हुआ है, तो कोई स्कीम अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी जो नालसा की स्कीम आई है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 2 चीजें कही गई हैं। एक तो ये इसकी कमी मैं बताऊं, एक तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है कि एसिड अटैक औरतों पे भी होता है और 2-3% मर्दों पे भी होता है, तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। दूसरी चीज है, इसमें लॉस ऑफ लाइफ के बारे में नहीं है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका कॉम्पनसेशन आप कैसे देंगे। तीसरी बात अगर हम इस स्कीम के बारे में करें तो उन्होंने डिसेबिलिटी को काउंट किया कि अगर कोई 100% डिसेबल हो जाता तो हम 5 लाख देंगे। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अगर मेरी दोनों आंखें चली गई तो क्या सिर्फ मुझे 5 लाख मिलेगा? मुझे तो पूरी जिंदगी किसी को रखना पड़ेगा ना, कि कोई मुझे हर कदम पर सहारा दे, तो उसका खर्चा कौन देगा? मेरी दवाइयों का खर्चा कौन देगा? मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा कौन देगा? और जो करियर मेरा हो सकता था वो नहीं हुआ, वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? तो समझने की बात है, ट्रीटमेंट अलग है, कॉम्पनसेशन अलग है। तो ज्यादातर कोर्ट्स क्या करते हैं, ट्रीटमेंट और कॉम्पनसेशन को मिला देते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें मान लो सपोज 10 लाख दे दिया, अब उसमें तुम्हारा ट्रीटमेंट भी और तुम्हारा कॉम्पनसेशन भी। नहीं, ट्रीटमेंट है इसलिए जो मेरे डैमेजेस दिखते हैं उनको भरने के लिए है, और कॉम्पनसेशन है जो ट्रॉमा में हर बार सहती हूँ, जो दर्द में हर बार सहती हूँ, जो दर्द मुझे तब हुआ था जब एसिड अटैक हुआ था आपकी वजह से, क्योंकि आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो वो उस लिए है कॉम्पनसेशन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें भी मैं कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं, एटलीस्ट वो थोड़ा बेटर हो गए हैं कि वो जितना ट्रीटमेंट में आपके जो खर्चा आएगा वो आपको रीइंबर्स करेंगे, ये हो गया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का रिम्बर्स करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है कि 2-3 स्टेट ट्रीटमेंट का रिम्बर्स करने लगे। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन की बात करें तो वही 5 लाख 7 लाख की बात है। लेकिन अगर हम स्पेशली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट रिम्बर्स होगा। सोचो कि जो कैपिटल है दिल्ली का, वहीं पर स्कीम नहीं है कि आपका मतलब ट्रीटमेंट का पैसा रिम्बर्स होगा, नहीं है। अगर हम कॉम्पनसेशन की बात करें तो 3 लाख देने के बाद फिर केस लड़ते रहो, पता नहीं कब देंगे। किसी को मिलता है 5 साल में, किसी को मिलता है 6 साल में, किसी को मिलता है 2 साल में, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और उन 3 लाख की भी अगर हम बात करें तो किसी को टाइम पर नहीं मिलता, यहाँ तक कि जब तक कि रिप्रेजेंटेशन ना भेजो, डालसा को अप्रोच ना करो तो नहीं देंगे। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? एफआईआर होती है, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को सबसे पहले नॉलेज होती है, पुलिस वहां की जो डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करे कि ऐसे ऐसे केस हुआ है और वो इसको परस्यू करें। ठीक है, लेकिन होता उल्टा है। विक्टिम जब थोड़ी ठीक हो जाती है, जब थोड़ी उन चीजों से मतलब अब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो बेचारी इधर उधर भागती है, उसे पता लग जाता है कहीं से कहीं कोई शाहीन है, कहीं कोई प्रज्ञा है, या कहीं कोई ऐसा एनजीओ है, तो बेचारी वो अप्रोच करती है कि हमें कॉम्पनसेशन दिला दो। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं और उस बेस पर उसे 3 लाख मिलता है। तो जो पुलिस की ड्यूटी थी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कॉम्पनसेशन 3 महीने में देने का था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें सालों लग जाते हैं। जो रिहैबिलिटेशन है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ हरियाणा पंजाब में पॉलिसी चेंज हुई है जहां पर ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रही नालसा में एक छोटी सी लाइन लिखी है स्कीम के बाहर नीचे कि जो
सेक्सुअल असॉल्ट और एसिड अटैक के केस होंगे उसमें कंबाइंड कॉम्पेंसेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो भी आपका इतना % बर्न है, वो आपका डिसफिगरमेंट ऑफ फेस है, ये मिला के 20-25 लाख बन जाता है। सपोज मैं अपना मानूंगी तो मेरा 20 लाख बन जाएगा, लेकिन फिर भी देंगे क्या 8 लाख, क्योंकि वो उस लाइन पर मतलब वो पॉलिसी को ही नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो पॉलिसी हर जगह इंप्लीमेंट भी नहीं हो रही है। आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह दिया है कि पॉलिसी हर स्टेट में लागू की जाए, लेकिन नहीं हो रही है। तो हम हर बार कोर्ट ही जाते हैं, हमें करना पड़ता है, स्टेट नहीं लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग। तो कॉम्पेंसेशन तो इस चीज के लिए मैं कहूंगी, क्यों आप एक कांस्टेबल मर जाता है तो आप उसको 1 करोड़ दे सकते हो, पर ये भी तो क्राइम हुआ है ना, किसी की मतलब मरने से बुरा है ये। ठीक है, एक लड़की अंधे होकर पूरी जिंदगी बिताएगी, सिर्फ अंधेरा है, डार्कनेस है उसकी लाइफ में, ठीक है, तो क्यों उसे 1 करोड़ नहीं मिल सकता है ना? बल्कि वो पैसा तो वो अपने लिए खर्च करेगी कि, और वो करके भी मुझे लगता है कि स्टेट कोई एहसान नहीं करेगा, उसकी लाइफ को सिर्फ थोड़ा इजी बना देगा, जो मुझे लगता है होना चाहिए। You're absolutely right, ma'am. One follow up to this question. अब अगर किसी को compensation मिल भी रहा है स्टेट की तरफ से, यूजुअली कितना टाइम लगता है वो मनी ट्रांसफर होने में विक्टिम के बैंक अकाउंट पे? यूजुअली क्या टाइम फ्रेम होता है बिफोर? देखो, ये डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कितनी एक्टिवली वर्क कर रही है। तो जैसे जिनको 5-5 साल से नहीं मिला था, रिप्रेजेंटेशन भेजी है हमने कुछ मतलब बहुत सारे केसेस में, तो किसी को विद इन फ्यू मंथ्स मिल गया, ठीक है, किसी में उन्होंने कह दिया ये बहुत पुराना केस है तो फिर हमें कोर्ट जाके लड़ना पड़ा, तो कई साल में जाके कॉम्पेंसेशन मिला, बट रिप्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप होना एटलीस्ट शुरू हो जाता है। उस 3 लाख के बाद आगे पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, जो मुश्किल होता है। 3 लाख तो ये हो गया कि अब अवेयर हो गए हैं थोड़ा लोग कि 3 लाख हमें देना है, वो 1 साल तक मान लो दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो मेरा डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, जो मैक्सिमम लिमिट आपने अपर लिमिट रखी है ना कॉम्पेंसेशन की, सपोज 10 लाख 8 लाख, हर स्टेट की अलग अलग हो गई है, तो आप वो देने में भी मुझे बहुत टाइम लगाओगे। मैं जितना मांगती हूँ उसका तो छोड़ दो, मतलब मैंने मांगा 1 करोड़ अपने लिए, लेकिन आपके हिसाब से तो 10 लाख मुझे मिलना चाहिए, पर आप वो 10 लाख देने में भी तो मुझे 5 साल लगा रहे हो, तो इस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं। 3 लाख जल्दी मिल जाता है, बाकी इनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन में बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच मैम। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा मानना है कि सही इलाज या मुआवजा किसी एसिड विक्टिम पीड़ित की जिंदगी को फिर से संवारने के लिए काफी नहीं है। आज भी मैं काफी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे उन्हें जॉब इंटरव्यू में एक अलग नजरिए से देखा है। देयर हैव बीन केसेस वेयर child is a victim of acid attack, क्योंकि maybe there are cases where a mother is a victim of domestic violence, and while acid was being thrown on her face, that it comes on the child's face also. And these children, I've seen their interviews जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। इंक्लूसिविटी एक क्वेश्चन आ जाती है, इन्हें टीचर्स अलग नजरिए से देखते हैं और जॉब इंटरव्यूज में अलग नजरिए से देखना। तो आई थिंक state is still giving emphasis on medical assurance and legal assistance, but I think we are missing on a point of counseling and काउंसलिंग या स्किल ट्रेनिंग पे स्टेट की तरफ से कितना एम्फेसिस है, इस पे आपके क्या विचार है? एक स्टिग्मा एसोसिएट हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स, इन सब के बारे में स्टेट क्या करती है, और अगर स्टेट नहीं है तो एक विक्टिम कहाँ अप्रोच कर सकता है फॉर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट? शाहीन, एडिंग टू दैट, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहाँ, आई अंडरस्टैंड कि आपके साथ जो हुआ वो खुद भी ओवरकम करने में बहुत समय लगता है, बट डू यू थिंक कि स्टिग्मेटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? रोड पे चलते हुए लोग अजीब निगाहों से आपको देखते हैं, आप जो है सोसाइटी में नहीं इंटरमिक्स कर पाते, तो वो जो पर्सनल ट्रॉमा के ऊपर जो ये एड ऑन सोसाइटल इश्यूज हैं, इसके लिए क्या सरकार कर सकती है? लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत स्टिग्मा एसोसिएटेड है, तो उस पे आप क्या कहना तो पहले तो प्रज्ञा मैं बताऊंगी कि बिल्कुल सच है कि खुद आप बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस जो है ना आप वो लूज कर देते हो,
तो जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो जो उस टाइम मैं मेट्रो में सफर करती थी और मैं देखती थी, जब मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि इतनी लड़कियां इतनी तैयार हुई है, मैं सोचती थी मैं नहीं हो पाती हूँ, मुझे हमेशा अपनी दवाइयां अपने साथ रखनी पड़ती हैं, है ना, मतलब हर थोड़ी देर बाद मुझे आंख में दवाई डालनी है। और लोग ऑफ कोर्स मतलब लोगों की नजरें आपको रियलाइज करवाती हैं कि स्टिल यू आर अ विक्टिम, है ना, क्योंकि वो आपको पूरा छोड़ते हैं, एंड तक कहाँ तक आप जा रहे हो वो पूरा आपको छोड़ देते हैं। इवन मैं अगर अपने मोहल्ले की बात करूं तो वो सब जानना चाहते हैं आज भी कि क्यों हुआ था, वो मेरी स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और मैं उनको बताना नहीं चाहती, मेरी पर्सनल चीज है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसमें, जो कि मतलब उनको एक्सेप्ट करने में। लेकिन ये सही बात है कि अगर वो जॉब करने जाए, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, स्पेशली लड़की की अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलती है। एक तो पहले उनके लिए पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वाइटल पार्ट्स पर एसिड अटैक हुआ होता है, तो यानी डिसफिगरमेंट ऑफ फेस तो आई कहीं ना कहीं से आ ही जाती है बीच में, तो उनका विजन वीक हो जाता है, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, उतना जितना कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है काम, उनकी वो वीक हो जाती है। कितनी सारी सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया उन्होंने लिए होते हैं, तो वो आप जैसे 10 घंटे काम कर सकते हो, शायद मैं 5-6 या 7 घंटे काम कर सकती हूँ, मैं थक जाऊंगी उसके बाद। तो वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, तभी वो डिसेबिलिटी आ जाती है। और अगर मैं कहूँ कि डिसेबिलिटी एक्ट आया है, तो डिसेबिलिटी एक्ट आने में भी कोई खुशी नहीं है प्रज्ञा, मुझे बहुत दुख हुआ था जब पहली बार मैं मतलब मैं हमेशा उस लाइन से बचती हूँ जहाँ लिखा रहता है ना विकलांगों के लिए लाइन, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं अब डिसेबिलिटी में आती हूँ, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ इस चीज को। तो मैंने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत सालों तक नहीं बनाया, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं आज मानती हूँ मैंने बनाया अपना सर्टिफिकेट, लेकिन स्टिल फिर भी आज मैं लाइन में नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि नहीं, मैं नहीं हूँ डिसेबल, ठीक है। तो वो डिसेबिलिटी हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है, आपका ट्रायल कैसा चल रहा है वो देखना अलग बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छे से परस्यू नहीं करते हैं, इस तरह के केसेस को मुझे लगता है स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने चाहिए इस तरह के केसेस में जो नहीं होते हैं। तो एक गरीब लड़की जो बेचारी इलाज भी देख रही है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ज्यादा जब कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जो आपका साइकोलॉजिकल मैं बताऊं ट्रॉमा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत टाइम लेता है जाने में। मैं बहुत साल हो गए हैं, मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन आज भी कभी ना कभी मुझे वो याद आ जाती है चीज, क्योंकि वो छपी हुई है मेरे चेहरे पर, उसे कोई हटा नहीं सकता, मैं कितना भी चाहूँ उसे नहीं हटा सकती हूँ। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है, लेकिन प्रज्ञा और लोपा ये भी समझना जरूरी है, जो भी सुन रहे हैं समझना जरूरी है, हम इस देश में रहते हैं जहां मुझे ट्रीटमेंट आसानी से नहीं मिल रहा, तो कौन मेरी काउंसलिंग कराएगा और कौन जाके मुझे रिहेबिलिटेट करेगा, तो ये सारा विक्टिम पर ही छोड़ दिया जाता है। कोई पर्सनली मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक मैटर मुझे मिला था वाया HRLN, और एसिड अटैक सर्वाइवर का केस था, तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसमें असिस्ट कर रही थी। एंड शायद जो आदमी था उसने इस लड़की को झूठ बताया कि मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ। अफेयर वगैरह हुआ है, एंड इवेंचुअली उसकी लड़की को शादी के बाद पता चला कि इसकी ऑलरेडी हस्बैंड शादी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं, और फिर उसने इस लेडी को अपने घर में ही रखा, और हस्बैंड दोनों ने इसके ऊपर एसिड अटैक किया और इसको पिला दी। यस, सो आई वाज परस्यूइंग दैट मैटर, एंड चूंकि मेरी उस महिला से फोन पे बात होती थी, वो बहुत घबराती थी आना, तो फॉर द टाइम बीइंग कि मैं उनके केस से एसोसिएटेड थी, बट आई रिमेम्बर कि कितनी ऐसी डेट्स आई हैं जहाँ पे लिटरली पीपी के सामने मुझे सर फोड़ना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसे खुद से नजरें मिला पाते हो कि आप पैसा ले रहे हो सरकार से और आप जो एक अच्छा एग्जैक्टली रहे हो, एंड द ऑपोजिट पार्टी डिस्पाइट बीइंग, वो आदमी तिहाड़ में था, डिस्पाइट दैट ही हैड द ऑडेसिटी कि वो आके मेरे पास बोला कि मैम पीपी साहब को छोड़ो, पीपी साहब ने कहा आपसे एक बार बात कर लें क्योंकि आप प्राइवेट काउंसिल हो, मैं इसको आगे पैसा देने को तैयार हूँ, 10-12 लाख रुपए जो भी निपट जाए, लेकिन इससे कह दो मैटर वापस ले ले। तो मैंने कहा मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन जब तक मैं इस ऑफिस में एसोसिएटेड हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं ये नहीं होने दूंगी, तुम्हारे 10 साल की उसकी जिंदगी जो है वो नहीं है। बट ऑल एम आई कि मुझे एज अ लॉयर इतना चैलेंजिंग लगा कि पीपीज इतने इनएफिशिएंट हैं और उन्हें कैटेगोरिकली इस काम के लिए वो किया गया, तो पीपी को भी जो है बहुत जरूरी है कि उनको सेंसिटाइज किया जाए और उनको मैटर की ग्रेविटी समझ में आए।
बिल्कुल बिल्कुल एग्री। मतलब मुझे लगता है वही मैंने बोला ना, सेंसिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जुडिशरी को भी है, वो पीपी को भी है, वो डॉक्टर को भी है, वो पुलिस को भी है, वो सोसाइटी को भी है, इवन फैमिली को भी है। क्योंकि फैमिली भी कई बार बहुत सालों वो सोचता है आखिर कब तक हम करेंगे, मतलब एक बर्डन बन जाता है ना, फिर वो रूडनेस से बात करना, वो करना, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़की को सोचा जाता है कि एक उम्र तक ही वो घर पर रहे तो ठीक है, उसके बाद उसे जाना है, और जहां पर वो उसके बाद रुकती है तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मतलब ये एक सच्चाई है कि स्टिल वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। Yes, Lopa, you can continue. Absolutely right, ma'am. Moving on to our final question. Uh, आज इस चीज पे फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री भी बने हैं, और काफी अवेयरनेस, मैं ये नहीं कहूंगी वी हैव रीच्ड द पिनिकल, बट आई विल से दैट वी हैव रीच्ड एन एडिक्वेट stage where there is awareness about the crime and there is awareness about acid attack. बट आज भी ये चीज खुले में बिकती है, 20 रुपए की चाहिए चीज और थोड़ा सा गुस्सा, किसी की जिंदगी, उनसे जुड़े परिवारों की जिंदगी बिगाड़ने के लिए काफी है। लेट्स हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस हियर, लाइक क्या आप किसी और कंट्रीज के साथ कंपेयर करना चाहेंगे जहाँ पे सबसे कौन सी कंट्री में सबसे मैक्सिमम एसिड अटैक विक्टिम्स है या कम एसिड अटैक विक्टिम्स हैं? ऐसे क्या मेजर्स थे जो उस कंट्री ने अडॉप्ट किया जो आज हम एज इंडिया वी आर लैकिंग कि वी कैन हैव like I want to be optimistic and say put a full stop on this crime. हाँ, तो लोपा बिल्कुल आपने सही कहा कि आज भी इजीली कहीं भी एसिड मिल जाता है, और एसिड अटैक हो भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि इजीएस्ट क्राइम है। आप चाकू से किसी पे वार करोगे, थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, शायद लगे ना लगे, पर अगर आप एसिड से करोगे तो इजीली हो जाएगा। 20 रुपए में आपको कहीं भी एसिड मिल जाएगा, और वो 20 रुपए का एसिड आप 20 लाख देके और 20 साल देके भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकते हो। सोचो, मेरे ऊपर कम से कम 30 लाख रुपए खर्च हो गया अब तक मेरे इलाज में, और 12 साल हो गए, क्या वो निकल पाया? क्या मैं फिर से वैसी हो पाऊंगी? नहीं, नहीं हो पाऊंगी फिर से वैसी। तो वो 20 रुपए का एसिड ने मेरा कितना नुकसान किया, मेरी पूरी जिंदगी ले ली, और 20 लाख 50 लाख देने के बाद भी तो मैं नहीं हो रही हूँ वैसी। ठीक है, अब इसलिए एसिड बैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मेरे साथ नहीं हुआ था मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे सर्वाइवर्स हैं। क्यों जरूरी होता है कि तभी हम समझे जब हो जाए हमारे साथ। क्यों? अगर ये किसी बड़ी अथॉरिटी के साथ हो जाए, या किसी बड़े, मैं नहीं चाहूंगी किसी के साथ हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी बड़ी अथॉरिटी या किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े मिनिस्टर की बेटी के साथ हो जाए तो तब वो नजर में आएगा। अगर वो आम लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो नजर में नहीं आएगा। क्या एक कंट्री ऐसे डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री हो सकती है जहां की लड़कियां इतनी सारी डिसेबल हो जाएं ड्यू टू दैट अटैक, जो कि आप बैन नहीं कर पा रहे हो? और वो भी किस लिए? क्योंकि वो एसिड आपका ब्लॉकेज खोलने में काम आता है, क्योंकि वो एसिड आपका टॉयलेट क्लीनर में काम आता है, इसलिए। मतलब बहुत ही अजीब बात है। तो अगर हम देखें इस तरह की बात, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एसिड अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जैसे कि ईरान, जैसे कि बांग्लादेश में होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अभी यूके में भी एसिड अटैक होने लगा है, क्योंकि मतलब पर वहां पर बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन क्योंकि एसिड बैन नहीं है। अफगानिस्तान में भी एसिड रेगुलेशन का ऑर्डर है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ईरान में है कि उसमें हर क्राइम के लिए है कि आप वो जैसा करे आप वैसा कर दो, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी कंट्री की, पाकिस्तान में भी, उसमें भी ये है कि आप एसिड रेगुलेशन की बात है, एसिड बैन की बात हुई है सिर्फ बांग्लादेश में। तो 2002 में जब देखा गया था कि जो रजिस्टर्ड केसेस की संख्या थी उस टाइम पर 400 कुछ थी उस साल में बांग्लादेश में, पर उन्होंने दो उस टाइम पर एक्ट लाए, वो एसिड प्रिवेंशन एक्ट और एसिड कंट्रोल एक्ट वो लाए, जिसमें था कि एसिड बैन कर दिया जाएगा रिटेल शॉप्स पर। ठीक है, और एसिड खरीदना, वो भी फैक्ट्री से जाकर खरीदना, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया उस प्रोसेस को कि कोई भी एसिड ले ही नहीं पाता था। मतलब उससे अलग कि उनको पूरा प्रोसीजर लंबा फॉलो करके फार्मेसी के लिए या उसके लिए लेना अलग बात है, बट रिटेल शॉप्स पर कंप्लीटली बैन था एसिड। तो ये हुआ एसिड कंट्रोल एक्ट। फिर उसके बाद आया कि सॉरी एसिड बैन एक्ट, अब उसमें क्या आया कि विद इन 30 डेज आपको चार्जशीट फाइल करनी है। अगर आप 30 डेज में चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हो तो आपको कोर्ट को रीजन देना होगा, और हो सकता है कोर्ट आपको अलाउ करे या नहीं करे,
वो टाइम देना, 15 डेज का टाइम आगे बढ़ाना, हो सकता है कोर्ट करे ना करे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि 90 डेज में फाइल करो, वो 1-1 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है। फास्ट ट्रैक का ऑर्डर है लेकिन फास्ट ट्रैक में होता नहीं है, तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस कानून का। तो आज 2020 में अगर मैं 2020 में जब देखा गया तो वहां पर सिर्फ 20 एसिड अटैक थे उस साल में। मतलब जहां 2002 में 400 समथिंग नोटिस हुए थे, तो 2020 में सिर्फ 20 एसिड अटैक नोटिस हुए। ठीक है, वो भी एसिड बैन होने की वजह से। उन्होंने शुरू में डेथ पेनल्टी रख दी थी, लेकिन फिर बाद में डेथ पेनल्टी को वो कर दिया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा इसका लगता है कि एसिड बैन होना जरूरी है। जहां होगा ही नहीं तो लोगों को मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट उसे मुश्किल तो बनाओ। रिटेल शॉप्स पर क्या रखने की जरूरत है, लाइजोल, हार्पिक, ये सब कुछ मिलता तो है। क्या क्यों नहीं मुझे लगता है कि सरकार देखती कि कितनी डिसएडवांटेज है कि एक लड़की 50 लाख देके उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, तब भी नहीं निकल पाती है, और 50 रुपए देकर क्यों ना वो लाइजोल खरीद ले, क्यों ना अटैकर, मतलब अगर वो घर साफ सफाई करनी है तो क्यों ना हार्पिक खरीद ले, क्यों नहीं बंद हो सकते हैं? मतलब मुझे वो रीजन नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं बैन हो सकता। You're absolutely right, ma'am. Thank you so much. On an ending note, I just want to ask one final question. Ma'am, what is your driving force which kept you endlessly pushing all boundaries to fight this battle? What is that one thing that helped you fight not only the medical battle but the legal battle and coming out through the social stigma? If tomorrow even one of our viewers who's an acid attack victim and listens to your words and what gets one ray of hope, अगर उसे एक ही आशा की किरण मिले आपकी इस वीडियो से देख के, मैं जानना चाहूंगी आपका एक मैसेज जो आप सब लोगों को पास ऑन करना चाहेंगे who are all trying to fight their battle. मैं एक नहीं 2-3 मैसेज बता देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक आपके अंदर चाह है तो तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ठीक होना चाहती थी, मैं चाहती थी मुझे कुछ करना है। मतलब मैं वो 3 साल जैसे मैंने गुजारे, चाहे घर वालों के ताने सुन के, चाहे वो डिप्रेशन में आके, चाहे वो अपना कॉन्फिडेंस खो के, मुझे पूरी जिंदगी वैसे नहीं गुजारनी थी। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, खड़ी हूँ, बाहर निकलूं इस चेहरे के साथ और देखूं कि मुझे मेरा राइट कैसे मिल सकता है। तो मैंने अपना राइट छीनना भी जाना। मतलब अगर मुझे कोई मेरा राइट नहीं दे रहा तो मैं लड़ लूंगी उससे कि मेरा राइट है, आपको मुझे देना पड़ेगा। दूसरी चीज था मेरा कि मैं बैठ के गुजारूं, तो मैंने उस दूसरे ऑप्शन में से दूसरा चुना जहां मुझे खड़े होकर आगे बढ़ना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वो डिसीजन लिया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए भी लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू किया। पर पहल आपको करनी है, कोशिश उठने की खुद से करनी है। मतलब आपको हाथ बढ़ाओगे तो कोई पकड़ लेगा, मतलब आपको सहारा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो चाह कभी नहीं खोनी चाहिए, नाउम्मीदी कभी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप में आखिरी सांस है तब तक उम्मीद बाकी है। मतलब जिंदगी कभी भी कैसे भी बदल सकती है, जब तक अंधेरा नहीं हुआ, आंखें खुली हैं, तब तक हमेशा उम्मीद रखो। मतलब मेरा ये मानना है। और मैंने देखा कि जब से 2013 से मैं हमेशा आगे ही बढ़ी काम करने में, जैसे बहुत जाना मैंने जाना कि एक्चुअल में ये लाइफ थी। मैं कहाँ 2009 में सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ सेंट्रिक होकर मैं देख रही थी कि मुझे अपना करियर देखना है, ये देखना है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में जो सेटिस्फेक्शन इस काम में है, जो थोड़ा सा रिलीफ, चाहे थोड़ा सा रिलीफ में किसी इंसान को मैं थोड़ा सा रिलीफ दिला पाती हूँ, उसका आंसू एक कम कर पाती हूँ, तो मेरे दिल को जो तसल्ली मिलती है, मैं भी सेल्फिश हूँ, मेरे दिल को जो तसल्ली मिलती है ना, उस तसल्ली के लिए मैं ये काम करती हूँ। उसको रिलीफ मिल जाता है और मुझे तसल्ली मिल जाती है, हो जाता है काम। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सर्वाइवर्स हो, जो भी जिंदगी से किसी का, देखो ना कितना छोटा छोटा होता है, पहले लगता था ब्रेकअप हो गया भाई मेरा, मतलब मैं तो नहीं जी पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। अरे हो गया तो हो गया, दैट्स ओके। आगे बढ़ो, 3 महीने में भूल जाओगे, तुम्हें उस और कोई अच्छा मिल जाएगा। मतलब मैं बिलीव कब तो उसमें करने लगी, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, मतलब वो हो जाएगा। लेकिन एसिड अटैक से निकलना बहुत जरूरी है। इन सब, मतलब मैं उनके लिए भी बोलूंगी जो इस तरह की अपने अंदर हीट भावना रखते हैं, कि जिनके अंदर वो गुस्सा, एग्रेशन होता है, जो अटैक करते हैं, कि नहीं, आप सोचो ना, अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको दुख दोगे? कभी नहीं दोगे। अगर उसने मना कर दिया, जैसे तुम उसको पसंद कर सकते हो, वो भी तो किसी को पसंद कर सकता है। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वो सिखाना बहुत जरूरी है, जो अभी लोग नहीं सीख पा रहे हैं। उन्हें मुश्किल लगता है एक नहीं, उसने मना कर दिया, जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता है, जिंदगी नहीं रुकती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। एक ब्रेकअप के बाद दूसरा 1 साल बाद, 2 साल बाद हो जाएगा फिर से, ठीक है। लेकिन किसी के साथ ऐसा मत करो कि वो जिंदगी में उठ ना पाए, है ना।
मतलब ऐसा मत करो, ठीक है। और जिनके साथ ऐसा हो गया उनको कहूंगी कि वो जो चाहता था कि तुम गिर जाओ तो तुम गिरो मत, तुम उठो। उठना बहुत जरूरी है, और उठोगे, कोशिश करोगे तो हाथ पकड़कर उठाने वाला भी कोई मिल जाएगा। और जब तक सांस बाकी, सांस इसलिए बाकी है ना, अटैक होने के बाद मैं मर भी सकती थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सांस दी, तो मतलब जिंदगी का कोई मकसद है। स्टिल मेरे पास जिंदगी है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं दुखी हूँ, मैंने एक आंख खोई, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक आंख बच गई। तो दोनों तरीके से पहलू देखने का तरीका है। मुझे लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद अगर मैं बढ़ सकती हूँ तो कोई भी बढ़ सकता है। बस हिम्मत वो चाहिए और जज्बा वो चाहिए। मतलब 2009 में तो कोई नहीं जानता था अटैक के बारे में, मतलब जिस तरह हमने क्या 2013 में अवेयरनेस आई। मैं तो 3-4 साल तक ऐसे ही थी, ना कोई काउंसलिंग, खुद ही काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कोई काउंसलिंग नहीं मिली, खुद ही काउंसलिंग हो गई, खुद ही फिर ट्रीटमेंट आ गया, खुद ही एफर्ट्स करने शुरू किए, तो सीखती गई सब चीजें। पर चाह आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको ठीक होना है, आपको आगे बढ़ना है। वो चाह जिंदा रखोगे तो जिंदा रहोगे, दिल से भी और जिंदगी से भी। Yes, ma'am. Thank you so much. I'm extremely delighted I got an opportunity to have an interactive session with you. I hope future may even I work with Human Rights Law Network, and I'm really looking forward to it. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Pragya. Shaheen, my heartfelt thanks to you. There were many times ऐसी situation, क्योंकि मेरा भी ये सारी बातें आई थिंक पहली बार खुल के हो रही हैं आपसे, कभी भी ऑफिस में भी मैंने ये सारी बातें नहीं पूछी। So I'm very glad that I got to know you more and I'm wishing you a lot of strength. मेरा बस एक सवाल है, अगर आप comfortable हो बताने में, आपके केस का क्या स्टेटस है करंटली? I'm not aware of that. क्या हाल है offender का? हाँ, मैं बताऊंगी। जब 4 साल तक प्रज्ञा मेरे पास कोई पुलिस से कॉल नहीं आया, 4 साल बाद जब फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई, तो मैंने एक हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा। लकीली, फॉर्चुनेटली, वो एक ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास गया जिसने कभी कोई केस हैंडल नहीं किया था, और मैंने उसमें अपनी बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स देखी थी, और वो देख के सरप्राइज थी वो लेडी कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब वो कैसी थी और वो क्या हो गया। तो उन्होंने अगले दिन पता किया, तो पुलिस ने तो इसमें कुछ नहीं किया था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था इस फाइल का। तो उन्होंने कहा कि ना क्लोज हुई है ये फाइल, ना कुछ है, तो क्या है। तो पुलिस ने उसमें क्या स्टेटमेंट दिया, पुलिस ने कहा हमें विक्टिम का एड्रेस नहीं पता था। तो मजिस्ट्रेट ने लिखा कि मैं बहुत हैरान हूं कि लड़की ने आज भी जिस एड्रेस से मुझे एप्लीकेशन भेजी है वो एड्रेस एफआईआर में मेंशन है, और पुलिस कह रही है एड्रेस नहीं था हमारे पास। तो पुलिस करना नहीं चाहती थी काम। खैर, मैंने बहुत, मतलब ये इसके लिए तो अलग से एक लेक्चर रखो प्रज्ञा, वो भी कम है कि मैंने अपनी ये कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी है। वहां से पानीपत से लेके मैं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन से लेकर फिर रोहिणी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, और फिर उसके बाद अपील में वो सेशन, वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से फिर वो जीत गए। मैं क्यों, उन्हें लगा 4 साल क्यों लगाए हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारी जुडिशरी में भी सेंसिटिविटी नहीं है, तो वो लोगों को एक्विटल दे दिया। और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया कि नहीं, इस हीनियस क्राइम में इस पे ट्रायल बनता है। फिर रोहिणी कोर्ट गया, और उसके बाद ट्रायल आज तक पेंडिंग है, चल रहा है। मतलब 12 साल बाद भी ट्रायल चल रहा है। और सच बोलूं प्रज्ञा, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत आ गई है कि 5 साल और चले, इंसाफ तो मिले मुझे, कोई बात नहीं। 12 साल हो गए। इंसान अगर सोचे तो बहुत होपलेस भी हो सकता है, बट मुझे वही लगता है जब आप होप नहीं हार रही हैं तो हम लोगों को नहीं हारना चाहिए। और कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ जो है देर है अंधेर नहीं है। और मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ प्रज्ञा, डू योर बेस्ट, अपना 100% दो, उसके बाद जो भी हो। तो मुझे लगता है मैं अपने केस में पूरा दे रही हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा।